नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक। और ये जो अध्याय है ये अध्याय है 12 अभिव्यक्ति और माध्यम का, जिसमें क्या है हम ये जानेंगे कि रेडियो नाटक बनता कैसे है। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि नाटक होता क्या है, नाटक कैसे बनता है, और नाटक की कई विधियों के बारे में भी हम इससे पुराने पाठों में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि रेडियो नाटक यानी रेडियो एक्चुअल में रेडियो नाटक है क्या, कि जो रेडियो के ऊपर जो नाटक जो है सुनाए जाते हैं, क्योंकि देख तो हम सकते नहीं लेकिन वो श्रव्य होते हैं, सिर्फ सुने जा सकते हैं। तो हम उनके बारे में जानेंगे कि उनको बनाने की क्या विधि होती है, किस तरीके से रेडियो नाटक बनते हैं, उनकी क्या परंपरा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मैं यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है छात्रों, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, जब तक आप मेरे चैनल पे कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि मेरा चैनल बूस्ट नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होगा मेरी जो वीडियो का रैंक है वो डाउन चला जाता जाएगा, और इससे मेरे चैनल को बूस्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैं एक मोटिवेशन चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई कमेंट है, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना है, आपको कुछ मुझसे रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई और वीडियो मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी ना किसी ज़रिए आप मुझसे कमेंट के थ्रू बात ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको मैं फुलफ़िल करूँगी। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो अब हम बिना किसी देरी के सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियो नाटक है क्या। तो रेडियो नाटक को जानने से पहले सबसे हम पहले रेडियो नाटक की परंपरा के बारे में जानेंगे। परंपरा हम जानते हैं, परंपरा का मतलब होता है जो चीज़ें पुराने समय से चली आ रही है। परंपरा क्या रही है, पुराने समय में क्या था, कैसे होता था। तो यही रेडियो नाटक की हम पुरानी रीतियों के, परंपराओं के बारे में जानेंगे कि आज से कुछ दशक पहले एक ज़माना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलीविज़न था, न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल और थिएटर तो थे, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफ़ी कम होती थी। कि टीवी वगैरह कुछ नहीं होता था, कंप्यूटर वगैरह जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे आज के मुकाबले। और सिनेमा थिएटर तो थे लेकिन काफ़ी लिमिटेड थे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर खुले हुए हैं, मल्टीप्लेक्स खुले हुए हैं, एक ही थिएटर में 4-4 मूवीज़ एक साथ चल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे समय में घर में बैठकर मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। और ऐसी स्थिति में जब सबसे कन्वीनियंट, जो ईजिली हमें मिल जाता और जो सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट का जो माध्यम था वो था रेडियो। अब रेडियो पे ही हमें गाने सुनने हैं, रेडियो पे ही जो नाटक आ रहे हैं, रेडियो पर ही जो भी आ रहा है वो हमें वहीं से एंटरटेन अपने आप को करना है। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक। क्योंकि अगर टीवी था भी, सीरियल्स बनते भी थे, मूवीज़ बनती भी थी, तो उस समय हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था, हर किसी के घर में टेलीविज़न नहीं होता था। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता था वो लेता था, बाकी जो लोग थे रेडियो हर कोई अफोर्ड कर सकता था, और अपना एंटरटेनमेंट जो था रेडियो के थ्रू कर सकता था। देखिए छात्रों, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जो डेस्कटॉप पे आपको ये जो नोट्स भी मिल रहे हैं, जो लिखा हुआ भी दिख रहा है, वो सारा बुक से है। तो प्लीज़ ये मत परेशान होइएगा कि ये नोट्स कहाँ से मिल रहे हैं, कुछ भी। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको वेबसाइट पे नीचे लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर भी मेरी वेबसाइट पे सारे नोट्स को देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये सारा बुक से है, ठीक है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं शॉर्ट में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार वीडियो देखने के बाद बुक को भी गो थ्रू ज़रूर कीजिए, इससे आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाती है और आपकी जो चीज़ है वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। और जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको भी लगता है हाँ ये मैंने उन नोट्स में भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो ये जान लिया कि रेडियो नाटक की परंपरा क्या रही है, कि रेडियो नाटक में क्या समय से, पुराने समय से चला आ रहा है। अब हम जानेंगे कि सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में क्या समानताएं और क्या अंतर है, कि इन तीनों में, रेडियो, रंगमंच और सिनेमा में, इन तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हम इनको देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। यानी जो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े जो नाम हम लोग जानते हैं, इतने बड़े बड़े हम कवियों के, रचनाकारों के नाम जानते हैं, तो वो अपने साहित्य रचना तो करते ही थे, साथ ही साथ वो रेडियो के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी, और पुराने समय में अगर रेडियो नाटक आप लोग लिख रहे हो तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस बात मानी जाती थी।
हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। और जो अन्य भारतीय भाषाएं रही हैं, जो हिंदी भाषा रही है, इसमें जो नाटक के थ्रू जो एक आंदोलन छेड़ा गया, उसमें रेडियो नाटक ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये नहीं सिर्फ जो नाटक हमारे सामने प्रेजेंट है, जो हम देख पा रहे हैं, उन्हीं ने हिंदी को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया, नहीं, रेडियो नाटकों की भी एक अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। यानी जो हिंदी के बहुत से ऐसे नाटक जो बाद में प्ले भी किए गए, जिनको लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया गया, वो बेसिकली रेडियो के लिए लिखे गए थे। जब रेडियो पर वो सक्सेसफुल हुए, लोगों को पसंद आए, उसके बाद उनका मंचन किया गया। धर्मवीर भारती कृत, यानी धर्मवीर भारती का आपने सुना ही होगा। सबसे फेमस जो नाटक है वो है अंधा युग, और मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। और ये सबसे पहले जो दोनों नाटक है, ये रेडियो के लिए लिखे गए थे, और बाद में ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे कि इन नाटकों का जो है रंगमंच पर मंचन किया गया। फिलहाल हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं, और अब आगे हम देखेंगे कि रेडियो नाटकों को लिखा कैसे जाता है, क्या उनकी जो है तकनीक है, किस तरीके से उनको लिखा जाता है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर उन कैरेक्टर्स को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन उनकी आवाज़ों को तो सुन पा रहे हैं ना, तो उन एक ही आदमी अगर बार बार अलग अलग से बोलता रहेगा तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में हम वेब सीरीज़ देख लेते हैं। मैं अपना एक उदाहरण ले लेती हूँ, कोरियन वेब सीरीज़। अब क्या होता है कि कोरियन सीरीज़ में क्या होता है, हमें शक्ल सबकी सेम लगती है, प्लस उनके नेम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन हम जब वो सीजन्स देखते रहते हैं, एपिसोड्स देखते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है हमें उनके नाम भी याद हो जाते हैं, हमें उनकी शक्लें भी याद हो जाती है। तो यही स्थिति जो है रेडियो नाटक के साथ भी है। उसमें क्या होता है कि आप एक ही आदमी की आवाज़ बार बार सुनते रहोगे तो आप पहचान जाओगे, और आपको वो बोरिंग भी लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स जो अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे, तो आप उनकी आवाज़ भी पहचान जाओगे, उनके नाम भी जान जाओगे, आप पहचान जाओगे कि अब कौन अपना डायलॉग बोल रहा है। तो इनमें भी चरित्र होते हैं, और उन चरित्रों के बीच में जो होता है एक आपसी संवाद होता है, और इन्हीं संवादों के ज़रिए जो है कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहानी एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही आगे बढ़ेगी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल अर्थात दृश्य नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि सिनेमा को भी हम देख सकते हैं, रंगमंच को भी देख सकते हैं, लेकिन रेडियो को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, उसे सिर्फ सुना जा सकता है। इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न है, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। क्योंकि सिनेमा और रंगमंच में हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बिना बोले भी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो माध्यम में सिर्फ सुनकर ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनियों के प्रभावों से संप्रेषित करना होता है। यानी जो भी आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो भी आप अपनी कहानी प्रस्तुत करनी चाह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की कॉन्वर्सेशन और संकेतों के थ्रू ही हो सकता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा, और ना ही अभिनेता और चेहरे की भावभंगिमाएं होती है, ना ही आप किसी के एक्सप्रेशंस देख सकते, ना ही देख सकते, आप सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई गांव का कैरेक्टर है, ठीक है, वो रोल है, गांव की देहाती भाषा बोल रहा है, तो आप उसको इमेजिन करोगे उसकी देहाती भाषा से। तो यहाँ सिर्फ सारी कहानी जो है आपकी इमेजिनेशन के बेस पर होती है, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत। इसे यूं ही कह सकते हैं कि परिचय, द्वंद्व व समाधान। बाकी सब कुछ इसका सेम है जिस तरीके से और नाटकों में होता है। बस ये सब होगा आवाज़ के माध्यम से। कहानी का विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल गई होंगे। और हमने इससे प्रीवियस नाटक के और कहानी के बारे में पढ़ा कि कहानी कैसे लिखे, नाटक कैसे लिखे, ठीक है। तो हम पुराने चैप्टर्स को भी अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब क्या होता है, चुनाव करते समय जब हम कहानी को चुनते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हो, उनमें बहुत सी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। कहानी मौलिक हो यानी आपने कहानी खुद लिखी हो, या कहानी आपको कहीं और से मिली हो, कहीं से आपको आइडिया मिला हो, या कहीं से आपको स्टोरी मिली हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो। अब कोई एक्शन मूवी है तो हम उसको रेडियो पर तो नहीं दिखा सकते ना, एक्शंस को आप कैसे देखोगे।
तो सबसे पहले कहानी ऐसी चुनिए जिसमें एक्शन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, कोई हरकत ना हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्शन जो है सुनाना, बार बार उसने फाइट की, उसने लात मारी, उसने घूंसा मारा, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, ठीक है, एक डिटेक्टिव हो या किसी का आप पीछा कर रहे हो, तो अपराधी अपराध करके भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब ना हो। तो रेडियो में क्या है, हम बार बार बोले पुलिस उसका पीछा कर रही है, पुलिस अब दुकान के पीछे छुप गई है, चोर वहाँ खड़ा है, ये तो हम इस चीज़ को बार बार बोलेंगे ना, ये बहुत बोरिंग लगेगा। लेकिन हम इसको अगर सिनेमा में देखेंगे, किस तरीके से वो उसका पीछा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, क्या हरकत है, किस तरीके से छुप रहा है, क्या उसके एक्सप्रेशंस है, तो उससे वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि सिर्फ आवाज़ों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी गई है, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि अगर कोई एक्शन मूवी है या ऐसी कोई पुलिस चोर की स्टोरी है, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो पूरी एक कंटेंट हो, पूरी एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम सुनकर इजीली समझ सके, उसके साथ कनेक्ट हो सके, उसके साथ जुड़ सके और उसको सुनकर ही अच्छे से समझ सके, जो ज़्यादा एक्शन पर निर्भर ना हो, जहाँ मूवमेंट ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो वो स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। तो ये तो हो गई कहानी का चुनाव किस तरीके से करें। अब हम बढ़ेंगे समय की अवधि, कि समय अवधि क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो होती है बहुत छोटे होते हैं, तो 15 मिनट या 30 मिनट होते हैं, तो 15 और 30 मिनट तो बहुत शॉर्ट हो गए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सुनने का भी कुछ 1 घंटे का देख रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैथेटिक रूप से बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, हम सिर्फ सुन रहे हैं और खुद इमेजिन कर रहे हैं। एक टाइम पे भी हमारी इमेजिनेशन जो है काम करनी बंद कर देगी, हम बोर होने लग जाएंगे। तो जो रेडियो नाटक की जो टाइम पीरियड है वो 15 से 30 मिनट का होता है। उसके 2 कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। मैंने कहा ना, कॉन्सेंट्रेशन की जो एकाग्रता है वो 15 से 30 मिनट होती है और इससे ज़्यादा नहीं होती। दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिनेमा देखने जा रहे हैं तो वहाँ हमने पैसे खर्च किए हैं, या वहाँ हमने अपना क्रूशियल टाइम जो है अपने लिए निकाला है, तो हमें पता है हमने पैसे खर्च किया और हमने समय निकाला है, तो हमें देखनी है, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो। बहुत रेयर होता है कि कोई मूवी हमें पसंद नहीं आ रही, हम छोड़ कर आ गए। लेकिन रेडियो में हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा अपना खुद का घर है, अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम अपने आप उसको बंद कर देंगे। लेकिन सिनेमा हॉल में ऐसा नहीं है, हम सिर्फ छोड़ कर जा सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ये सबसे बड़ा अंतर है। अंग्रेजी में इसे कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता है व सुनता है। सिनेमा घर या नाटक गृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने का आया है देखेगा, जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है और उसका ध्यान कहीं और भटक सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर एक धारावाहिक के रूप में पेश कर सकते हैं, यानी एपिसोड्स के रूप में, जैसा आजकल ट्रेंडिंग में है। मूवी में भी क्या होता है, मूवीज़ लोग लंबी लंबी मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की 2 घंटे की से ऊपर हो जाती तो उबाऊ लगने लगती। हाँ, अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा A1 हो तो फिर चलो समझ आता है, लेकिन हर मूवी तो इसलिए आजकल जो सीरीज़ का ट्रेंड चला हुआ है कि एपिसोड्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम रेडियो नाटक में भी यही चीज़ कही गई है कि आप हर एपिसोड को 15-30 मिनट को रख सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए इसकी अवधि भी निश्चित होती है। यानी ऑब्वियस सी बात है, अब वेब सीरीज़ क्या है, हमारे हाथ में है, हमें देखना है तो हम देखेंगे, ठीक है, और नहीं देखना तो हम हटा देंगे, हम कुछ और देखने लग जाएंगे, कुछ और अपना काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर टीवी पे कुछ आ रहा है, चैनल वालों ने कुछ लगा रखा है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, उसमें ऐड आई है उसको हम नहीं हटा सकते, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ बात हम कर रहे थे समयावधि की। सबसे पहले कहानी किस तरीके की होनी चाहिए, एक्शन वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टाइम का ध्यान रखा जाना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, हम बात करेंगे पात्रों की संख्या की। शॉर्ट में बता दूं, पात्रों की संख्या बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पात्र होंगे, अब टीवी में तो क्या हम पात्रों को देख रहे हैं, कई बार हम बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना उसमें भी
पगला जाते हैं अगर हमने पहली बार देखा या थोड़ा सा शुरू ही किया, बाद में देखते देखते वो चीज़ें समझ आती है। लेकिन रेडियो में तो हमें कैरेक्टर्स ही नहीं दिख रहे, तो हमें उनकी आवाज़ों से उन्हें याद रखना है। तो जितने कम कैरेक्टर्स होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। शॉर्ट में इसका मतलब ये है। अब रेडियो नाटक की अवधि सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे चरित्रों को याद कर पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार हैं तो उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अगर संख्याओं की बात करनी है तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है, और 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र। अगर 1 घंटे या से ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना पड़ ही जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती है, यानी 15 से 20 कैरेक्टर्स लिए जा सकते हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपयोग बताई गई संख्या एक अंदाज़ा मात्र है। एक अंदाज़ा यहाँ दिया गया है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप इसे कम भी रख सकते हो, ज़्यादा रखना तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर ज़रूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई तो जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। दूसरे हम इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इनमें नहीं की गई है, मतलब फेरी वाले की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद, न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना आदि, यानी इनको काउंटेड नहीं किया जाएगा। ठीक है। जैसे कोई फेरी वाला पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है सब्जी ले लो सब्जी, तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा, या जज ने ऑर्डर किया तो उसको भी कोई कैरेक्टर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमें जब हम नाटक लिख रहे हैं, रेडियो नाटक लिख रहे हैं, तो हमें 3 बातों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कहानी हमारी कैसी होनी चाहिए, दूसरा टाइम का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा पात्रों की संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले ही जिक्र हुआ था, मंच का नाट्यलेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्यलेख में काफ़ी समानता है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है, और सबसे बड़ा डिफरेंट, इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी है लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि उनको हम देख सकते हैं लेकिन रेडियो नाटक को हम नहीं देख सकते। इसमें सिर्फ ध्वनि और संवादों के जरिए ही हमें इसे समझना होता है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए उदाहरण की हम एक मदद ले लेते हैं, जो आपकी बुक का ही उदाहरण लिया गया है। मान लीजिए एक दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, ये उदाहरण आपकी बुक का ही है, दोबारा बोल रही हूँ। राम, श्याम और मोहन जो है रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश यानी लाइटिंग, लोकेशन, मंच सज्जा, आवाज़ और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से दिखाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ों की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। लेकिन रेडियो के लिए इसका लेखन किस तरह से होगा, इस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो कट या पहला हिस्सा। अब हम इसे कट क्यों कह रहे हैं, हम इसे दृश्य क्यों नहीं कह रहे? दृश्य इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसमें कट बोलेंगे, यानी पहला हिस्सा। क्यों कट बोलेंगे आगे हम जानेंगे, नीचे आगे जो है एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा है कि जंगली जानवरों की आवाज़ें, डरावना संगीत, पैरों की आवाज़, पदचाप स्वर। अब जो राम है वो कहता है, शाम मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम कहता है, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई है, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम, ये सब एक नालायक मोहन की वजह से हुआ है, मोहन की नकल करते हुए। जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। किसने बोला? राम ने। श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया? अब ये जो ब्रैकेट्स में आ रहा है ना, ये हम देख नहीं सकते, तो यहाँ पर एक नरेशन भी होती है। चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया? अभी तो यहीं था। आवाज़ लगाकर, मोहन मोहन। राम लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे। श्याम चुप करो, आवाज़ लगाते हुए, मोहन, अरे मोहन मोहन। दूर से नज़दीक आती आवाज़, आ रहा हूँ, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था। नज़दीक ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता भयानक स्वर करता उड़ जाता है। राम चीख पड़ता है, राम श्याम बचाओ। मोहन जो नज़दीक आ चुका है, डरपोक कहीं का। राम डरे स्वर में, वो क्या था, यानी डरते हुए वो बोल रहा है कि वो क्या था, लड़खड़ाते हुए। मोहन कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाज़ों से वो खुद डर गई थी। एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। श्याम मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है कि पहले तो हमें रास्ता भटका दिया, अब तू बहुत ब्रेव बन रहा है। अब हम इस दृश्य को एक्सप्लेन करेंगे। तो डायलॉग्स थे कि किस तरीके से डायलॉग्स जो है बोले जा रहे हैं।
अब हम देखेंगे कि ये दृश्य इसी तरह कंटिन्यू होगा। आपने गौर किया होगा शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट हिस्सा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया उसको देख नहीं सकते, इसलिए उसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है, यानी कट लिखा जाता है। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अलग अलग दृश्यों का हिस्सों को तरीकों से दर्शा सकते हैं। महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव। महत्वपूर्ण है कॉन्वर्सेशन, जो कैरेक्टर किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है, और उसका ध्वनि प्रभाव क्या है। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है कितना भयानक जंगल है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं। ये बात श्रोता को मालूम हो गई है, ऑब्वियसली बात है, उसने अपने कॉन्वर्सेशन में बोल ही दिया है। अब शाम अपने अगले संवाद में इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान जंगल और समय रात का है, यानी कॉन्वर्सेशन के थ्रू उन्होंने बता दिया कि हम जंगल में हैं और हम रात के समय हैं। अगर हमें ये समय और ज़्यादा स्पष्ट करना है तो शाम का संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता था, रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्यों का देशकाल स्थापित कर सकते हैं, कि हम कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो दृश्य का देशकाल है कि कहाँ पर हो रही है, किस समय में हो रही है, हम उसके थ्रू बता सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, ज़बरदस्ती ठूसा हुआ नहीं होना चाहिए, कि वो कॉन्वर्सेशन एप्रोप्रिएट लगे, वो ये ना हो कि ज़बरदस्ती इसको बातचीत में संवाद में डाल दिया गया है। मसलन शाम अगर ये संवाद कहे, राम रात के 12 बजे है और मुझे डर लग रहा है, साफ दिखाई देता है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में संवाद लिखा गया है, और सिर्फ एक हमें सूचना दी गई है कि जो रात का समय हो चुका है और हम जंगल में हैं। तो ये उदाहरण था और उदाहरण की व्याख्या थी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेडियो नाटक के संवाद यहाँ पर है लिखे गए हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों कहीं से वापस घर आ रहे थे। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता मालूम है। तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डरा हुआ राम है और डर शाम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। तीनों में सबसे बेफिक्र कौन है? मोहन। इतनी चीज़ें हमें एक छोटे से कॉन्वर्सेशन में पता चल चुकी है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि रेडियो नाटकों में संवादों का क्या महत्व है। तो रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी ऑब्वियस सी बात है, अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ ही चुके हैं कि अगर संवाद हमारे इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कैपेबल और इतने मजबूत ना हो तो हम उस नाटक को इजीली नहीं समझ पाएंगे, कि उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि वो कहीं से आ रहे हैं, वो कहीं खो गए हैं, वो जंगल में है, रात का टाइम है, कौन डरता है कौन नहीं डरता है। ठीक है, तो रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। भाषा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का है कि गांव का है, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से बात करेगा, अपने बॉस के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। यानी हमें कैरेक्टर को किस तरीके से कैरेक्टराइज अपने संवादों के थ्रू करना हमें यहाँ बताया गया है। ऑब्वियसली बात है, एक व्यक्ति है अपने नौकर से अलग तरीके से बात कर रहा है, अपनी बीवी से अलग तरीके से बात कर रहा है, अपने फ्रेंड से, अपने बॉस से। ठीक है, तो ये हमें संवादों, उसकी बातों के थ्रू हमें यहाँ पर पता चलेगा। ये सब प्रकट होगा उसके संवादों से। यूँ तो ये सब कुछ फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होता है, लेकिन रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो रेडियो में है सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है, और ये विशेषकर रेडियो नाटक पे भी लागू होता है, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पा रहे, इसलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना ज़रूरी होता है, खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक कैरेक्टर्स हों। जब सिंगल बात करें तो पता चल रहा है 2 कैरेक्टर्स हैं, आप कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है, ठीक है, हम आवाज़ से पहचान जाते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा
लोगों को वो संबोधित कर रहा हो तो उससे ज़्यादा लोगों को बात कर रहा हो तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण के लिए हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका संवाद कुछ इस तरह का होगा, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलूं कुछ देर तक बेंच पर बैठ जाऊं, और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता है। उपरोक्त लिखी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक में रूपांतरित करते हैं। हास्य भाव को पेश करने वाला एक संगीत मध्यम पड़ता है। अधेड़ उम्र के बाबू राम स्वरूप का स्वर उभरता है। ये क्लास 9th का एक चैप्टर है, रीढ़ की हड्डी, उसमें से इस अंश को लिया गया है। तो एक बार हम एक छोटा सा अंश देख लेते हैं। बाबू, अरे धीरे धीरे चल, लकड़ी के तख्त की दीवार से टकराने की आवाज़। यानी वो किसी को समझा रहे हैं कि धीरे धीरे चल, लकड़ी के तख्त की दीवार से टकराने की आवाज़। बाबू, अरे अरे, एक तख्त बिछाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या? अब तख्त को उधर मोड़ दे। अरे उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू तेज स्वर में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंच जाता क्या? नकल करते हो, बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? तख्त को जमीन पर रखने का ध्वनि प्रभाव, साथ ही नौकर की हंसी का स्वर। नौकर, ही 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 ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है? अच्छा सुन तो रतन, भीतर जा और बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। रतन, जी साहब। बाबू थोड़ा स्वर बढ़ाकर, मानो पीछे से आवाज़ दे रहे हों, और चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। रतन मानो दूर से ही जवाब दे रहा हो, जी साहब। बाबू रामस्वरूप कोई भजन गुनगुनाते हैं, शायद दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है, फिर स्वयं से कहते हैं। बाबू, ओहो एकदम नालायक है ये रतन, देखो कैसी धूल जमी है कुर्सियों पर, ये गुलदस्ता भी जैसे बाबा आदम के ज़माने से साफ़ ही नहीं हुआ। क्या सोचेंगे लड़के वाले? ओफो, अब ये झाड़न भी गायब है, अभी तो यही था। हाँ ये रहा। कपड़े की झाड़न से कुर्सी साफ करने की आवाज़ के साथ साथ बाबूजी का एकालाप जारी रहता है। बाबू, आज ये लोग उमा को देखकर चले जाएं, फिर खबर लेता हूँ श्रीमती जी की भी, और इस गधे रतन की भी। चौंक कर, ये क्या दोनों इधर ही आ रहे हैं? रतन खाली हाथ। प्रेमा गुस्से में, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। बाबू आश्चर्य से, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो। बाबू, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। बाबू, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी, धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी बीबी जी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। बाबू, दरी हम उठा लेंगे, तू चादर लेकर आ, और सुन बीबी जी के कमरे से हारमोनियम भी लेते आना, अब जल्दी जा। रतन, जी साहब। बाबू, आओ अब तक हम दोनों दरी बिछा देते हैं, ज़रा पकड़ो उधर से, इसे एक बार झटक देते हैं। दरी के झटकने का स्वर, बाबू जी के खांसने का स्वर। बाबू खांसते खांसते, ओहो कितनी गर्द भरी है इस दरी में। ये दृश्य इसी तरह चलता रहेगा। अब आगे देखा जाए तो नाटक के आलेख और रेडियो के आलेख में कोई खास फर्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर है, और यही अंतर रेडियो नाटक के काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम बताएं, इससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए और दोनों आलेखों में क्या अंतर है उन्हें खोजिए, ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अंतर है और क्यों है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो जो रेडियो का आलेख है और जो नाटक का आलेख है, जो तरीका है लिखने का, उन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे गूगल पर कि जहां आप देखेंगे किस तरीके से नाटक को रेडियो नाटक में कन्वर्ट किया गया है, कि जिस तरीके से हम कहानी लिखते हैं, कहानी से नाट्य रूपांतरण करते हैं, उसी तरीके से आप ये भी देखिए बहुत से एग्जाम्पल्स को गूगल पर जाके, और साथ ही साथ आप इन दोनों उदाहरणों को भी एक बार कंपेयर करेंगे तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि रेडियो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है और किस तरीके से वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये रेडियो नाटक यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको इजीली समझ आया होगा। दोबारा कहती हूँ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।